हेलो गाइस, कैसे हैं आप। वेलकम बैक टू लिटरेचर इन्फॉर्मेशन। आज के लेक्चर में हम लोग डिस्कशन करेंगे थिंग्स फॉल अपार्ट पर, जो लिखा है चिनुआ अचेबी ने। ये नॉवल है और पोस्ट कॉलोनियल नॉवल है, और चिनुआ अचेबी पोस्ट कॉलोनियल थेरिस्ट हैं। आगे मैं एक लेक्चर थिंग्स फॉल अपार्ट के ऊपर अपलोड कर चुकी हूँ, लेकिन वो पार्ट 1 था और आज हम पार्ट 2 डिस्कस करेंगे। पार्ट 1 के अंदर हम लोगों ने चिनुआ अचेबी की बायोग्राफी के ऊपर बात की थी, और थिंग्स फॉल अपार्ट में जो कैरेक्टर्स हैं हमारे, मैंने वो डिटेल में कैरेक्टर एनालिसिस किया था। आज हम लोग डिस्कस करेंगे, वैसे तो आप लोगों ने देख ही लिया होगा क्या क्या डिस्कस करना है। इंट्रोडक्शन, हिस्टोरिकल कॉन्टेक्स्ट, क्लैश ऑफ कल्चर्स, टाइटल सिग्निफिकेंस, क्रिश्चियनिटी एंड कॉलोनाइजेशन, और स्ट्रगल बिटवीन चेंज एंड ट्रेडिशन। आज हम लोग ये सब कुछ डिस्कस करेंगे, और नेक्स्ट पार्ट के अंदर फिर हम लोग क्रिटिकल एनालिसिस और स्टोरी वगैरह और बाकी थीम्स, जो जो चीज़ें रह गई, राइटिंग स्टाइल, ये सब कुछ डिस्कस करेंगे। आज हम लोग ये चीज़ें कवर करेंगे, तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैं आप लोगों को बताती हूँ टाइटल के बारे में। टाइटल जो है हमारा थिंग्स फॉल अपार्ट, ये बेसिकली एक एल्यूजन है, मतलब इशारा है किसकी तरफ, W.B. यीट्स की पोइम की तरफ, द सेकेंड कमिंग। उसके अंदर हम लोगों को एक पैराग्राफ मिलता है थिंग्स फॉल अपार्ट। जिसने वो पोइम पढ़ी हुई है उसको तो याद आ गया होगा, तो उसकी तरफ इशारा है, और वहीं से चिनुआ अचेबी ने ये थिंग्स फॉल अपार्ट उठाया है टाइटल, ठीक है। चिनुआ अचेबी जो हमारे राइटर हैं, इनके अकॉर्डिंग कोई भी सिविलाइजेशन एक स्टैटिक कंडीशन में नहीं रहती या ऑलवेज परफेक्ट नहीं रहती। सेम उन्होंने इस नावल में भी यही दिखाया है, तभी इसका टाइटल ये रखा है उन्होंने। उसके अलावा हम लोग ये भी कह सकते हैं कि थिंग्स फॉल अपार्ट जो है ये रेफ़र कर रहा है कि विदाउट प्रॉपर बैलेंस थिंग्स डू फॉल अपार्ट। अब राइटर ने यही दिखाया कि कैसे आइबो या इग्बो कल्चर था उनका, वो कैसे उनके ट्रेडिशंस थे, उनके कस्टम थे, और फिर सब उस पर किस तरीके से अमल करते थे। उनके स्ट्रिक्ट रूल्स और लॉज वगैरह बने हुए थे, बट फिर भी उनके अंदर यूनिटी नहीं रही, चीज़ें बिखर गई, थिंग्स फॉल अपार्ट हुआ। और उसके अलावा हम लोग जो हमारा प्रोटैगनिस्ट है अकोनको, जिसके मैंने बताया था कैरेक्टर एनालिसिस के अंदर साइड डिटेल, उसका राइज और फॉल दिखाया हम लोगों को राइटर ने, कि वो कैसे एक कल्चर में था जहाँ सुपरस्टिशियस बिलीव्स थे, एंड दैट कल्चर इज़ ऑल्सो बाउंड बाय ट्रेडिशन, और कैसे फिर वो उस कल्चर का राइज़ हुआ और कैसे उसका फॉल हुआ, ये सब कुछ दिखाया, और यही टाइटल हम लोगों को शो करवा रहा है। उसके अलावा जो हम लोगों का एंटेगोनिस्ट है नॉवल के अंदर, वो कौन है, वो क्रिश्चियन मिशनरीज़ हैं। वो दिखाए हैं हम लोगों को इसके एंटेगोनिस्ट, जिनकी वजह से उनका कल्चर जो था, आइबो कल्चर या इग्बो कल्चर उसका कल्चर का नाम था, उनके ट्रेडिशंस वगैरह, उनकी लैंग्वेज, सब कुछ छूट गया उनकी वजह से। क्योंकि ये जो क्रिश्चियंस थे या मिशनरीज़ थे, ये लोग न्यू थॉट्स लेकर आए थे अपने साथ, उनकी अपनी वेस्टर्न वे ऑफ थिंकिंग थी, वो ये सब कुछ लेकर आए, अपना रिलीजन लेकर आए, और उन लोगों ने वहाँ के लोगों को, यानी कि अफ्रीकन्स को या नाइजीरियन पीपल को, क्रिश्चियनिटी के अंदर कन्वर्ट कर दिया। ये सारा सिनेरियो था हम लोगों के पूरे नावल का, तभी इसका टाइटल चिनुआ अचेबी ने थिंग्स फॉल अपार्ट लिखा है। इस नावल के थ्रू बेसिकली उन्होंने ये बताया कि कैसे थिंग्स स्टार्ट पार्टिंग अवे बिकॉज ऑफ कोलिजन ऑफ कल्चर, इंडिविजुअल पर भी और सोसाइटल लेवल पर भी, और बेसिकली एक कल्चरल मिसअंडरस्टैंडिंग की वजह से ये सब हुआ। अब उनका मकसद ये है कि वो अपने नेटिव्स को, जो स्पेशली वेस्टर्न एजुकेशन हासिल कर रहे हैं, उनको बताएं कि उन लोगों ने अपने कल्चर को मिसपर्सीव किया है। जो उनका नेटिव कल्चर है वो प्योर था, जिसको वो लोग छोड़ चुके हैं। अगर हम लोग कल्चर की बात करें थिंग्स फॉल अपार्ट में, टाइटल सिग्निफिकेंस तो हम लोगों ने पढ़ लिया। अब ये क्लैश ऑफ कल्चर्स या स्ट्रगल बिटवीन चेंज एंड ट्रेडिशन, इसकी अगर हम लोग बात करें तो ये 1958 में थिंग्स फॉल अपार्ट पब्लिश हुआ, यानी कि नाइजीरियन इंडिपेंडेंस के आसपास का टाइम पीरियड है ये। तो ये पीरियड प्री कॉलोनियल अफ्रीका को डिपिक्ट कर रहा है। अब अचेबी ने नाइजीरियन की ट्रू पिक्चर दिखाई है अपने नावल के अंदर, क्योंकि अफ्रीकन्स को सैवेज, इलिटरेट और एनिमल्स और पता नहीं क्या क्या पोर्ट्रे किया गया है दूसरे नावल्स के अंदर, लेकिन अचेबी ने उनकी ट्रू पिक्चर दिखाई, उनका कल्चर दिखाया, उनकी हिस्ट्री दिखाई, उनके स्ट्रिक्ट रूल्स दिखाए, सब बताया उन्होंने। उसके अलावा उन्होंने उनके फ्लॉज भी दिखाए। उन्होंने सिर्फ उनकी अच्छाइयाँ नहीं बताई,
उनकी बुराइयाँ भी दिखाई कि इग्बो कल्चर का बिलीव क्या था, उनके सुपरस्टिशियस बिलीव्स थे, किन किन चीज़ों पर उनके यकीन था। और हम लोगों को वो जो उनके सुपरस्टिशियस बिलीव्स हैं उनको ये भी दिखाया कि उनको इतना यकीन था उनके ऊपर कि वो उनको प्रोटेक्ट करते हैं, उनको एडवाइस देते हैं। ये हम लोगों को नॉवल के अंदर सब कुछ दिखेगा। फॉर एग्जांपल अगर हम स्टोरी में देखें तो हम लोगों को किस तरीके से ये सुपरस्टिशियस बिलीव्स दिखेंगे कि एक है नाम जगह का, ओरेकल ऑफ द हिल्स एंड द केव। इसके बारे में ये जो है कि इनका सुपरस्टिशियस बिलीफ है कि कोई वहाँ पर गॉड वगैरह है या क्या। तो ये चीज़ उनको नॉलेज और विजडम देती है जो लोग ब्रेव होते हैं और वो उसके पास जाते हैं उन लोगों को, ठीक है। उसके अलावा हम लोग को ये भी दिखाया कि किसी ने भी ये ओरेकल ऑफ हिल्स एंड केव्स को नहीं देखा हुआ, सिवाय एक इग्बो वुमेन थी उसको पता था और वही जाती थी उनके पास और उसके पास स्पेशल पावर्स थी कोई कांटेक्ट करने की। वो एक तरह का पैगाम पहुंचाती थी ओरेकल ऑफ हिल्स का लोगों तक और लोगों का ओरेकल ऑफ हिल्स तक, ठीक है। इसके अलावा हम लोगों को दिखेगा कि हर बंदे का अपना पर्सनल गॉड है जो उन्होंने अपनी अपनी हट में रखा हुआ था और जिसको वो लोग ची के नाम से बुलाते थे। जिस बंदे का कनेक्शन अपने गॉड के साथ अच्छा था उसको ये लोग कहते थे अ स्ट्रॉन्ग ची, और पीपल विद वीक ची वर पीटेड। उसके अलावा इन लोगों का कल्चर अगर हम लोग देखें तो ये लोग एक दिन रखते थे जिसमें ये लोग सब सेलिब्रेशन करते थे। उसको क्या कहते थे ये लोग, न्यू ईयर विद द फीस्ट ऑफ न्यू याम्स, ये कहा जाता था उसको। और याम्स इनके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होती थी। इसके अलावा इस इवेंट की तैयारी ये लोग काफ़ी दिन पहले शुरू कर देते थे। वो इस फेस्टिवल में अपनी अर्थ की जो गॉडेस होती थी उसका शुक्रिया अदा करते थे कि उनकी ज़मीन इतनी ज़रखेज़ है और इतनी अच्छी याम्स निकली हैं जो उन लोगों ने खेती बाड़ी की, ये सब कुछ। आल्सो जिस बंदे के पास ज़्यादा याम्स होती थी ना उनको बहुत हाई स्टेटस दिया जाता था। उसके अलावा उस दिन लोगों को टाइटल्स वगैरह भी मिलते थे उस इवेंट पर। जिसके पास हायर स्टेटस होता था उसको ज़्यादा टाइटल्स मिलते थे और हायर स्टेटस उसी का होता था जिसके पास ज़्यादा यम्स होती थी, ज़्यादा पावर होती थी, हर तरह की, मतलब जितने भी पावर वगैरह किसी भी तरीके से, चाहे उनके पास शादियां जिसने ज़्यादा की हुई हैं वो पावरफुल मैन है, जिसके पास यम्स ज़्यादा हैं वो पावरफुल मैन है, जो अच्छा फाइटर है वो पावरफुल इंसान है। तो ये इस तरह के फिर टाइटल्स मिलते थे इनको। और उसके अलावा इस सिस्टम से क्या होता था, लोगों को एक तरह से इनकरेज करता था ये सिस्टम कि वो भी हार्ड वर्क करें और अपनी खुद वैल्यू बढ़ाएं। आल्सो इस इवेंट के अंदर हम लोग ये भी दिखता है कि जो लोग गलतियां करते थे या बुरे लोग थे उनको इस इवेंट के अंदर पनिश वगैरह भी मिलती थी। तो उसके अलावा जो इंडिविजुअल कस्टम को, उनके ट्राइब के रूल्स को फॉलो नहीं करता था उसको भी पनिश मिलती थी। उसके अलावा ये जो कल्चर था ना इसका, जहाँ पर सारी स्टोरी सेट हुई है, वो यूमोफिया नाम का ट्राइब है या क्लैन है। इसके बारे में ये था कि इससे बाकी जितने भी ट्राइब वगैरह थे ना जो आसपास थे वो इससे डरते थे और इसकी रिस्पेक्ट करते थे। वो कहते थे कि यूमोफिया जो है ना इससे दूर ही रहा जाए तो अच्छा है, कोई वार वगैरह इससे नहीं करते थे वो लोग। तभी तो हम लोगों को दिखता है कि इसके अंदर जब वो यूमोफियन गर्ल की डेथ हो जाती है तो वो जो जिस ट्राइब के वजह से डेथ होती है उस ट्राइब के फिर एक बंदा या एक बच्चा वो लोग उनको दे देते हैं कि आप अपनी जो आपकी बेटी की डेथ हुई है यूमोफियन गर्ल की, उसकी बजाय आप इसको हम लोगों को इसके बदले में रख लें। ये आप लोगों को स्टोरी के अंदर क्लियर होगा। उसके अलावा कैरेक्टर एनालिसिस जो मैंने वीडियो अपलोड की है उसके अंदर भी मैंने जो डिटेल में कैरेक्टर्स बताए हैं उससे भी आपको क्लियर हो जाएगा। उसके अलावा हम लोगों को दिखा कि फादर सन इनहेरिटेंस की बात हुई है और फार्मिंग ट्रेडिशन की बात हुई है। जहाँ जहाँ मैंने आपको बताया ना यम्स की वहाँ पर कोई इवेंट होता था ये लोग हर साल मनाते थे, उसकी बात हुई है। उसके अलावा बिलीफ इन इविल स्पिरिट्स, इसके ऊपर बात हुई है, मतलब सुपरस्टिशियस बिलीफ से। उसके अलावा वीक ऑफ पीस, ये वीक ऑफ पीस वही था कि एक तो इवेंट होता था हर साल, दूसरा एक वीक ऑफ पीस होता था जिसमें ये लोग सब इकट्ठे होते थे, तमाम क्लैशेस जो होते थे इन लोगों के उसको सॉल्व करते थे, सेटल डाउन करते थे। उसके अलावा होप ऑफ बेटरमेंट होती थी इन लोगों की। अगर हम लोग क्रिश्चियनिटी और कॉलोनाइजेशन के बारे में बात करें तो हमें पता है कि 15th सेंचुरी में या लेट 15th सेंचुरी में क्रिश्चियनिटी जो थी ये नॉर्थ और साउथ अफ्रीका में फैल चुकी थी। और जब 1800s में मिशनरीज़ का अराइवल हुआ तो ये क्रिश्चियनिटी जो थी इट टुक इट्स स्ट्रॉन्गेस्ट होल्ड।
मिशनरीज़ ने अफ्रीकन को स्लेव भी बनाकर रखा और बाकायदा नावल में हम लोगों को दिखाया भी कि जो लोग पावर में थे वो तो क्रिश्चियंस की बातों में नहीं आए, जबकि जो लोग वीक थे वो क्रिश्चियंस की बातों में आ गए। क्रिश्चियंस ने उनको कहा कि तुम लोग जो अपने गॉड को फॉलो करते हो ये तुम लोगों का फॉल्स गॉड है, और अगर तुम लोगों को लगता है कि हम लोगों के साथ जब तुम लोग मिलोगे, हम लोगों के मिशन में हम लोगों का साथ दोगे, हम लोगों को ज्वाइन करोगे, तो तुम लोगों को कोई पनिश वगैरह होगी तो तुम लोगों का गॉड ही फॉल्स है, तो तुम लोगों को पनिश कहाँ से होनी है। तो फिर हम लोगों को क्या दिखता है कि आहिस्ता आहिस्ता लोग जो थे वो क्रिश्चियनिटी के अंदर कन्वर्ट होने लग जाते हैं, और देखते ही देखते मेजॉरिटी जो थी वो क्रिश्चियनिटी के अंदर कन्वर्ट हो गई, और इनका मिशन इतना एक्सपेंड हो गया कि अफ्रीकन्स का जो क्लैन था वो डिवाइड हो गया, और फिर यहाँ से हम लोगों का कन्फ्लिक्ट शुरू होता है। अब अगर हम लोग लिटरेरी ट्रेडिशन की बात करें, यहाँ मैं मेंशन करना भूल गई हूँ, तो हम लोगों को दिखेगा कि अचीबी ने ये नावल जो लिखा है ये ठीक नाइजीरिया जो था जब इंडिपेंडेंट होना था उससे कुछ टाइम पहले लिखा। नाइजीरिया 1960 में इंडिपेंडेंट हुआ और नावल पब्लिश हुआ था 1958 में। हमारे राइटर चाहते थे कि वो अपनी इन ऑडियंस को दिखाएं कि यहाँ जो आउटसाइडर हैं अफ्रीका के, उनको दिखाएं, क्या दिखाएं, प्री कॉलोनियल पिक्चर जो अफ्रीका की थी एक्चुअली में। फॉर दोज पीपल हु हैड नो डायरेक्ट नॉलेज ऑफ ट्रेडिशनल अफ्रीकन सोसाइटीज़, उनको वो ट्रू पिक्चर दिखाएं। जो इंग्लिश स्पीकिंग कंट्रीज़ थी ना अफ्रीका में, वहाँ हाई स्कूल में अचीबी की इस बुक ने काफ़ी अच्छा रिस्पॉन्स रिसीव किया। चिनुआ अचीबी हैज़ बीन रिकॉग्नाइज्ड एज द मोस्ट ओरिजिनल अफ्रीकन नॉवलिस्ट राइटिंग इन इंग्लिश। ये इनकी लिटरेरी ट्रेडिशन थी कि उनका बेसिक मकसद यही था कि वो अपने नेटिव्स को भी बताएं और जो आउटसाइडर हैं उनको भी बताएं कि एक्चुअली में हम लोगों का था क्या कल्चर, ट्रेडिशन, और हम लोगों को डिपिक्ट कैसा किया गया। ये मतलब उन्होंने एक ट्रू पिक्चर दिखाई, और इसी नाम से वो जाने जाते हैं कि वो ओरिजिनल अफ्रीकन नॉवलिस्ट हैं। ठीक है, उसके अलावा जो क्रिटिक्स थे उन्होंने भी यही कहा थिंग्स फॉल अपार्ट के बारे में कि ये फर्स्ट अफ्रीकन इंग्लिश लैंग्वेज क्लासिक है। अब क्रिटिक्स के अंदर सिर्फ यही नहीं होता कि वो सिर्फ तनकीद करते हैं या नेगेटिव एस्पेक्ट्स देखते हैं, कुछ क्रिटिक्स ऐसे भी होते हैं जो पॉजिटिव एस्पेक्ट्स देखते हैं नावल के। तो यहाँ पे भी क्रिटिक्स जो हैं वो पॉजिटिव वे में बात कर रहे हैं इस नावल के बारे में। अगर हम वैसे देखें नावल को, तो इसका जो टाइम पीरियड है, नावल के अंदर जो टाइम पीरियड चल रहा है वो हम लोगों को 1880s का दिखाया हुआ है, बिफोर मिशनरीज एंड अदर आउटसाइडर अराइव्ड। वो पीरियड जब आइबो क्लैन जो था तब वो अपने प्रैक्टिस करता था कॉमन ट्राइबल ट्रेडिशंस को, सेक्रीफाइस को, वर्शिप ऑफ गॉड्स को, कम्युनल लिविंग को, वॉर को, मैजिक को। जब ये सारी चीज़ें प्योर थी, ये तब का टाइम पीरियड हम लोगों को दिखाया उन्होंने। उसके अलावा लीडरशिप जो थी वो आपकी अपनी पर्सनल वर्थ पर जानी जाती थी, या जैसे आपकी कंट्रीब्यूशन होती थी ट्राइब की तरफ, उससे जानी जाती थी लीडरशिप। और जो हमारा प्रोटैगनिस्ट है कौन को, वो उसकी खूबियाँ और ख़ामियाँ हम लोगों ने कैरेक्टर एनालिसिस में डिस्कस की थी। अब ये भी एक ग्रेट लीडर था ट्राइब का, इग्बो ट्राइब का या आइबो ट्राइब का। ट्राइब के लोग इसको इज़्ज़त देते थे, और इसको रिस्पेक्ट किसकी वजह से मिलती थी, उसने जो अपनी अचीवमेंट हासिल की थी लाइफ के अंदर। इसने बाकायदा हार्ड वर्किंग की थी और एक ओहदा हासिल किया था। अब हम लोगों को ये दिखाया कि किस तरीके से ट्राइब के लोगों ने उसको उठाकर आसमान पर बिठाया और फिर साथ ही उसको ज़मीन पर उठाकर फेंक दिया। कैसे और क्यों? क्योंकि अकोनको ने एक्सीडेंटली एक यंग ट्राइब मैन को कत्ल कर दिया था। अब आइबो ने अकोनको को सज़ा दी, एग्ज़ाइल कर दिया अपने क्लैन से 7 साल के लिए। ये हम लोग थोड़ा सा इंट्रोडक्शन में आपको बता रही हूँ स्टोरी का। अभी स्टोरी फुल जो है ना वो मैं डिस्कस करूँगी नेक्स्ट लेक्चर के अंदर। ये भी मैं एक ओवरव्यू दे रही हूँ आपको। उसके अलावा फिर आगे क्या हुआ, और जब उसको एग्ज़ाइल कर दिया 7 साल के लिए अकोनको को, जब वो वापस आया उसने फिर देखा कि उसका ट्राइब जो है वो डिवाइड हो चुका है बाय द इन्फ्लुएंस ऑफ मिशनरीज एंड इंग्लिश ब्यूरोक्राट्स, जिन लोगों ने आके तमाम रूटीन, तमाम ट्रेडिशन को इंटरप्ट और डिस्टर्ब कर दिया था। ये देखकर अकोनको को बहुत बुरा लगा, बहुत अजीब लगा, और यहाँ से फिर एक कन्फ्लिक्ट स्टार्ट हुआ, और उसके बाद अकोनको ने एक के बाद एक सिन करना शुरू कर दिया। अचीबी ने दिखाया बेसिकली कि कैसे कॉन्फ्लिक्ट पैदा हुआ, उसकी डेवलपमेंट कैसे हुई और ट्रेडिशन चेंज कैसे हुआ। इतना प्योर ट्रेडिशन था और फिर कैसे उसका राइज और फॉल हुआ। उसके अलावा उसने अपने कैरेक्टर्स और यूनिक लैंग्वेज के थ्रू हम लोगों को डबल ट्रेजेडीज़ दिखाई हैं इस नावल के अंदर। और अकोनको जो था उसकी पर्सनल हार्डशिप्स के अलावा राइटर ने आइबो कल्चर की डिसइंटीग्रेशन भी दिखाई है।
ही सिंपली वॉन्टेड टू एक्सप्लेन द ट्रूथ अबाउट द इफ़ेक्ट ऑफ लूजिंग वंस कल्चर। ये एक तरह की नाइजेरियन हिस्ट्री बताई है हमारे राइटर ने कि क्या थे अफ्रीकन्स, उनका कल्चर, उनका ट्रेडिशन, और आफ्टर कॉलोनाइजेशन जब सब कुछ डिवाइड हो गया, थिंग्स फॉल अपार्ट हो गई, तब क्या बन गया अफ्रीका, और पूरी दुनिया में किस नाम से जाना जाता है और कैसी उसकी पिक्चर डिपिक्ट हुई हुई है, और दूसरे राइटर्स ने अफ्रीका को कैसे पोर्ट्रे किया है अपने नॉवेल्स के अंदर। अगर आप लोगों ने हार्ट ऑफ डार्कनेस पढ़ा है तो आप लोगों को पता होगा कि अफ्रीकन्स की कितनी बुरी पिक्चर दिखाई है उसके अंदर। उनको एनिमल्स की तरह दिखाया है, उनको स्लेव बनाया हुआ है अफ्रीकन्स को। बहरहाल ये आज हम लोगों का लेक्चर था। इंट्रोडक्शन, हिस्टोरिकल कॉन्टेक्स्ट, क्लैश ऑफ कल्चर, टाइटल सिग्निफिकेंस, क्रिश्चियनिटी एंड कॉलोनाइजेशन, स्ट्रगल बिटवीन चेंज एंड ट्रेडिशन, और लिटरेरी ट्रेडिशन, ये सब कुछ हम लोगों ने डिस्कस किया। उम्मीद है आप लोगों को सब कुछ क्लियर हुआ होगा, एवरी पॉइंट क्लियर हो गया होगा। अब हम लोग इसकी नेक्स्ट लेक्चर के अंदर स्टोरी पर बात करेंगे, थीम्स पर बात करेंगे, राइटिंग स्टाइल पर बात करेंगे, और आल्सो हम लोग देखेंगे कि रोल ऑफ वुमेन क्या है या डिपिक्शन ऑफ वुमेन क्या है इस नावल के अंदर, और सबसे इम्पोर्टेंट हम लोग इसका क्रिटिकल एनालिसिस भी करेंगे। ये सब हम लोग पढ़ेंगे नेक्स्ट लेक्चर के अंदर। आज का लेक्चर इतना ही। उम्मीद है आप लोगों को समझ आई होगी। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। अल्लाह हाफिज़।